हेलो एवरीवन। हम लोग आज चैप्टर सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम एंड कॉलिजन कंप्लीट इसको रिवाइज करने वाले हैं और साथ में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी हम लोग एक्सप्लेन करते चलेंगे। तो अगर आप पहले से पढ़ चुके हो या थोड़ा बहुत भी इसके बारे में नॉलेज है, ब्रशअप करना चाहते हो चीज़ों को, तो इस वीडियो को आप देख सकते हो, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। सबसे पहले हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना चाह रहे हैं एन पार्टिकल्स का। एन पार्टिकल्स रखे हुए हैं इस तरीके से, डिफरेंट ऐसे रखे हुए, ठीक है। ये हमारा एक्स एक्सिस हुआ, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। तो किसी भी एक पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर अगर हमें पता है या आर आई, यानी कि R1 R2 जो भी, तो पार्टिकल 1 से कहाँ तक है, एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि टोटल पार्टिकल का जो मास होगा, एम टोटल ऑफ द सिस्टम, RCM यानी कि सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर किसके बराबर होगा, ये होगा हर एक पार्टिकल का मास मल्टीप्लाई बाय क्या, पोजीशन वेक्टर जो होगा। इस सारे को समेशन करेंगे तो हमें ये जो रिजल्ट आने वाला है, यानी कि टोटल मास को डिवाइड कर दें, इससे क्या आ जाएगा, RCM। और आर पोजीशन वेक्टर क्या है, बेसिकली ये कहीं ना कहीं हमारे 3 कोऑर्डिनेट से बना हुआ है, एक्स वाई जेड। तो इसको अगर आप तोड़ना चाहोगे कंपोनेंट में, तो आर आई क्या हो जाएगा, एक्स आई वाई आई जेड आई। तो एक्स कंपोनेंट ऑफ सी एम इज 1/m। एम क्या है, ये है टोटल सिस्टम मास, इसमें सिंपली लिख दिया एम। आई कहाँ से कहाँ गया है, 1 से n तक, और हमारा एम आई यानी कि हर एक पार्टिकल का मास इनटू एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पार्टिकल। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है उस पार्टिकल का, यहाँ क्या था, कंप्लीट पोजीशन वेक्टर को हमने ब्रेक कर दिया। सिमिलरली वाई सी एम क्या होगा, 1 टोटल मास और समेशन ऑफ हर एक पार्टिकल का वाई कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई करके जो ऐड करेंगे। सिमिलरली जेड का भी उसी तरीके से। तो अगर एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें गिवन है तो किस तरह से हम पोजीशन वेक्टर सेंटर ऑफ मास का निकाल सकते हैं, या डिफरेंट यानी कि एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट के टर्म में भी हम लोग इसको देख लिए। अब है ये तो हमारे पास डिफरेंट पार्टिकल थे, कंटिन्यूस बॉडी नहीं था। अगर कंटिन्यूस बॉडी हो, जैसे यहाँ पर एग्जांपल के लिए मैंने आपको लिख के दिखाया है कंटिन्यूस बॉडी। यहाँ पर कंटिन्यूस बॉडी हमारा क्या है, रॉड मीन्स जैसे सपोज ये रॉड है, तो अलग अलग पार्टिकल नहीं है, कंप्लीट एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर, या डिस्क हो गया, सेमी सर्कल हो गया, वायर हो गया सर्कुलर कंप्लीट राउंड, या कोई भी ऑब्जेक्ट, ये बॉडी है, ये कंप्लीट एक कहीं ना कहीं हमारा कंटिन्यूस बॉडी है। तो इसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, तो बेसिकली इसका होता है एक्स कोऑर्डिनेट अगर निकालने की बात हो, XCM 1/m। एम क्या है, टोटल मास। इस केस में रॉड है, एग्जाम्पल के लिए हमने लिया है, तो टोटल मास ऑफ रॉड इनटू एक्स कोऑर्डिनेट। अब देखो यहाँ निकालना चाहते हैं, हमने क्या किया, एक्स डिस्टेंस पर एक स्मॉल लिया, कैलकुलस वाली बात, और यहाँ से निकालकर यही कंसेप्ट को यहाँ भी लगा रहे हैं। लेकिन कैसे निकाल रहे हैं, कंटिन्यूस बॉडी है तो कंटिन्यूस हम लोग उसको जोड़ने वाले हैं, एडिशन करने वाले हैं। तो इंटीग्रेशन है तो सम हो रहा है कहीं ना कहीं, तो ये dx x डिस्टेंस पर निकला, तो इसका मास हम लोग लिया स्मॉल डी एक्स कोऑर्डिनेट। उस तरह इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ से कहाँ, 0 से लेके x तक। यहाँ इसलिए हमने ओपन छोड़ दिया कि डिपेंड करता है कि क्या क्या स्ट्रक्चर है। वाई सी एम की बात होगा तो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्मॉल मास इनटू वाई, और टोटल क्या है, मास से डिवाइड कर देंगे तो हमारा वाई सी एम आएगा। सिमिलरली जेड सी एम, ये किस केस में, कंटिन्यूस बॉडी के सिस्टम में। अब हम लोग एक और देखने वाले हैं कि सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पार्टिकल्स, यहाँ पर अगर m1 दिया हुआ है, यहाँ m2 है, अगर d डिस्टेंस पर है तो सेंटर ऑफ मास क्या होगा, आप तो निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट क्या आता है कि जहाँ भी 2 पार्टिकल का सिस्टम है जो सेंटर ऑफ मास होता है, यानी कि सपोज यहाँ सेंटर ऑफ मास C पॉइंट पर है, मान लो कि हमारा सेंटर ऑफ मास हमारा ये C पॉइंट पर है, ठीक है, यहाँ C पॉइंट पर है। तो ये डिस्टेंस यानी कि AC इंटू ये मास का इक्वल टू होता है मास इंटू सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस इससे, यानी कि BC, यानी कि सॉरी AC इंटू BC, नॉट दिस इज BC, दिस इज BC, यानी कि B पॉइंट C पॉइंट ये था BC, यानी कि जो भी मास है वो सेंटर ऑफ मास है उसका डिस्टेंस इक्वल टू होगा ये मास इंटू सेंटर ऑफ मास है उसका डिस्टेंस, ठीक है। एक रिलेशन है, याद करना नहीं है, जस्ट मैंने आपको दिखाया। सेंटर ऑफ मास ऑफ सेवरल ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स, अभी आपने देखा कि
यहाँ पर आपने देखा था कि बहुत सारे n पार्टिकल है। अब मान लो कि यहाँ पर ही बहुत सारा पार्टिकल है, ऐसे आपको दिखाया, यहाँ बहुत सारा पार्टिकल है, ठीक है। अगर इसका हमें पता चला, एक बॉडी है, ठीक है, इतना पार्टिकल है जिसमें हमारा मान लो कि n1 पार्टिकल्स है इसमें, तो इसका सेंटर ऑफ मास अगर C1 हमें पता चल जाए, उसका पोजीशन वेक्टर मालूम है R1, उसी तरह इसका C2 पता चल जाए कि सेंटर ऑफ मास क्या है, निकाल सकते हैं हम लोग उस तरीके से। तो अगर डिफरेंट अगर ग्रुप्स ऑफ पार्टिकल रखे हुए हैं, उसका सेंटर ऑफ मास पता चलेगा, तो एज ए हम लोग इसको बिहेव कर सकते हैं कि ये सेंटर ऑफ मास, ये टोटल मास यहाँ पर कंसंट्रेटेड है, यानी कि m1 मास यहाँ पर है, m2 मास यहाँ पर है। अब क्या हुआ, इस 2 पार्टिकल की तरह हम लोग इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो हमने क्या लिखा, m1 प्लस m2 टोटल मास ऑफ द सिस्टम, RCM जैसे हमने यहाँ लिखा था, इक्वल टू m1 R1 इसका पोजीशन वेक्टर प्लस m2 R2, या इसको I समेशन ऑफ I इक्वल टू 1 to 2 mi ri, क्या हुआ m1 R1 m2, अगर 4 रहता तो m1 प्लस m3 R3 प्लस m4 R4 जो भी रहता है इस तरीके से। तो हमने देखा कि डिफरेंट तरीके से अगर सिचुएशन है, कंटिन्यूस बॉडी है, नहीं है, ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स है, सिंगल पार्टिकल्स है, 2 पार्टिकल्स है, कैसे निकाल सकते हैं। तो सेंटर ऑफ मास के बारे में अभी हमें समझ में आया कि किस सिचुएशन में कैसे निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर बॉडी है, पार्टिकल है, जैसे यहाँ पर ये पार्टिकल है तो ये मूव कर रहा होगा, तो मान लो कि सेंटर ऑफ मास भी मूव कर रहा होगा, तो मान लो कि v वेलोसिटी से सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है, लेकिन इस पर एक्सटर्नल फोर्स नेट टोटल, बाहर से एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। ये आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं, रिपेल कर सकते हैं, एक्सप्लोड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स नेट 0 है। बात समझ में आया। इस केस में हम लोग कहते हैं कि जब एक्सटर्नल फोर्स 0 हो बाहर से, तो टोटल जो सिस्टम का मोमेंटम है, जो टोटल सिस्टम का मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है। तो यहाँ से हम लोग बोलते हैं कि अगर एफ नेट एक्सटर्नल किसी भी पार्टिकल, चाहे कंटिन्यूस बॉडी हो या नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो, जैसा वो एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो अगर वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी v से अगर जा रहा है तो v से जाता रहेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। यानी कि टोटल अगर मोमेंटम की हम लोग बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, मोमेंटम हमारा कंजर्व होता है। ये हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ते हैं, चाहे 2 पार्टिकल हो, 4 पार्टिकल हो। एक्सटर्नल अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, इस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो इसका मोमेंटम यानी कि बिफोर और आफ्टर जो भी सिचुएशन हो, किसी भी आप टाइम में देख रहे हो, इसको हम डिटेल में अभी देखेंगे चीज़ों को क्या है। तो बस इतना माइंड में रखो, अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो इसका जो मोमेंटम है वो कंजर्व होता है, ठीक है। यानी कि सेंटर ऑफ मास का कोई एक्सेलरेशन नहीं होने वाला है, सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट नहीं करेगा। अगर रेस्ट में है टोटल सिस्टम, इनिशियल में था रेस्ट में रहेगा, अगर मोशन में जा रहा था v वेलोसिटी से, ठीक है, चेंज नहीं कर रहा वेलोसिटी, तो उसी से जाता रहेगा। ओके, अभी हम लोगों ने देखा था कि एफ एक्सटर्नल नेट जो फोर्स लग रहा है, जो भी सिस्टम है उस पर अगर 0 है तो क्या होता है, मोमेंटम कंजर्व। अब मान लो कि ऐसा भी कंडीशन हो सकता है, यहाँ पर पार्टिकल है, ये इंटरेक्ट कर रहे हैं, इंट्रैक्ट मीन्स अट्रैक्ट कर सकते हैं, रिपेल कर सकते हैं, एक्सप्लोजन कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, नेट एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। उस केस में सेंटर ऑफ मास का क्या हो सकता है सिचुएशन, तो उस केस में जो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा, हम लोग इंटरनल जो फोर्सेज लग रहे हैं वो आपस में पेयर में होते हैं। न्यूटन फॉर्मूला क्या बोलता है, सिंगल तो फोर्स लग नहीं सकता है, आप किसी पर लगा रहे हो तो आप पर जरूर लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में इन द सेम मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर जो इंटरनल फोर्स जो एक्ट होते हैं, यहाँ पर अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊं, सपोज ये 2 पार्टिकल है, ये 2 पार्टिकल है, तो ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, इसको कर रहा होगा। तो आप जो डिटेल में जाएंगे, अगर इसको कंप्लीट डिटेल में देखा कैसे है, तो सारा वीडियो मैंने बना रखा है, आप इस चैप्टर में जाओ, एड्यूफ्लक्स आप सर्च कर सकते हो, वहाँ मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पर सारे जो इंटरनल फोर्स वो कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो जो नेट एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वही सिर्फ एक्ट होते हैं सिस्टम पर। उसके कारण जो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, एफ नेट एक्सटर्नल फोर्स मास ऑफ द टोटल सिस्टम, ये टोटल जो मास है उसे डिवाइड करे हुए, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आ जाएगा, यानी इंटरनल फोर्स का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, राइट। अब हम लोग देखने वाले हैं कॉलिजन की बात। कॉलिजन में क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि 2, यहाँ थोड़ा सा बात समझ लो, जल्दी समझ में आ जाएगा कि 2 ऑब्जेक्ट अगर कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लो कि इसका केस ले लें कि इन इलास्टिक हो रहा है, ये जब बॉल यहाँ से गया, v1 ग्रेटर देन v2 है, ठीक है, v1 ग्रेटर देन v2 है, तभी तो कोलाइड होगा। इस कंडीशन लिया, कॉलिजन होने के बाद क्या होता है कि जो सरफेस 2 है, 2 जो सरफेस है आपस में ऐसे टकराता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि वो डिफॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। डिफॉर्म होता है तो वहाँ पर क्या क्या चांसेस है
हीट रिलीज हो सकता है, टकराया, इंटरनल फ्रिक्शन जो है, जो सरफेस टकराया है, बाहर की सरफेस की बात नहीं करो, जो टकराया है दो आपस में पेयर ऑफ जो सरफेसेज हैं, साउंड रिलीज हो सकता है। और जो मेजर पार्ट है वो कहीं ना कहीं उसका जो डिफॉर्मेशन ऑफ जो सरफेस होता है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाता है। बात अच्छे से आप समझना, आप इसको देखोगे कंप्लीट समझ में आया। तो ये समझो कि बॉल यहाँ पर आया, ये डिफॉर्म हो गया, ठीक है। अब उसके बाद जब साथ में जाने लगता है तो कंप्लीट ये जो दो सरफेस अभी टकराए थे रिगेन नहीं कर पाते हैं, यानी कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर बचा रह जाता है। तो इस केस में बोलते हैं कि मोमेंटम कंजर्व है। क्यों है? क्योंकि अभी हमने देखा था कि नेट एक्सटर्नल फोर्स पर नहीं लगा है, v1 वेलोसिटी जा रहा था, v2 1D की बात करें, वन डायमेंशन की बात करें, हेड ऑन कोलिजन हो रहा है, ये जा रहा है, चाहे जैसा भी कोलिजन हो, इसमें अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो मोमेंटम तो कंजर्व होना ही होना है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कि डिफॉर्म हुआ, तो ये जो काइनेटिक एनर्जी था पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ और ये रिगेन किया, लेकिन कंप्लीट नहीं किया, अभी कहीं के डिफॉर्म है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी यहाँ कंजर्व नहीं होता है। इसको अभी हम लोग देखेंगे। परफेक्टली इलास्टिक में क्या होता है कि दो, कोई भी बॉल है, ऑब्जेक्ट गया, टकराया और फिर आपस में सेपरेट हो जाते हैं। इस केस में क्या होता है कि डिफॉर्म हुए फिर ये अपने शेप को रीगेन कर लेता है, यानी कि जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी गेन किया था, हीट और साउंड को हम लोग बहुत नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है, कि उसमें बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ एनर्जी वेस्ट हुआ होगा। मान लेते हैं कि इलास्टिक पोटेंशियल दो जो सरफेस है उसकी बात करें तो यहाँ पर गया, टकराया, डिफॉर्म हुआ, लेकिन फिर रीगेन कर लिया, सेपरेट हो गए दोनों बॉल। तो जो टोटल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर था, तो वो जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो चेंज हुआ था, रीगेन किया, तो फिर से काइनेटिक एनर्जी वापस आ गया। तो इस केस में क्या होता है कि नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो पोटेंशियल हमारा मोमेंटम कंजर्व है और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहता है। ये आइडियल केस है। ऐसा यूजुअली बहुत ही रेयर केस है कि परफेक्टली इलास्टिक और इलास्टिक कोलिजन हो, ठीक है। आइडियली हम बेसिकली क्या होता है कि वो सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ई को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है रिस्टोरेशन, कितना रिस्टोर कर रहा है अपने आप को, कितना रिगेन कर रहा है। तो जो भी दो सरफेस होते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ये जो बेसिकली ऐसा होता है कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू ई टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब इन इलास्टिक केस में क्या होगा, सेपरेशन तो हो नहीं रहा है, सेपरेट तो हुआ नहीं, तो जीरो हो गया, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि इलास्टिक ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है यहाँ पर जीरो है। और इस केस में क्या होता है कि परफेक्टली इलास्टिक में क्या होता है, दोनों सेपरेट हो जाते हैं। तो वहाँ पर हम लोग देखे थे, केस स्टडी किए थे कि इस केस में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के बराबर होता है। तो दोनों बराबर हुए तो इक्वल टू क्या हो गया, 1। और बाकी जो भी डिपेंड करता है मटेरियल के ऊपर, ठीक है। बाकी जो केस होते हैं उसमें हमारा क्या है कि 0 से 1 के बीच लाइए। तो जो भी एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं, देखते हैं कि दो मटेरियल के ऊपर क्या, मटेरियल के जो पेयर ऑफ मटेरियल जो कोलाइड कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो उनका जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है वो 0 से 1 के बीच लाई करता है, ठीक है। आप देखोगे जो ये रिलेशन है, इस रिलेशन पर निकालोगे, मैंने डिटेल में किया है चीज़ों को, लेकिन एज ए रिवीजन और चीज़ों को आप फटाफट समझना चाह रहे थे, इसलिए इसको मैंने दिखाया है। डिटेल में देखना चाहता है, वीडियो जाकर देखो, कंप्लीट समझ में आएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं इम्पल्स क्या होता है। अब जैसे ही कि ये कोलाइड किया, ठीक है, कोलाइड करने के समय बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र होता है एनर्जी का कहीं ना कहीं। अब उस समय क्या होता है कि आप समझो, जब कोलाइड किया, यहाँ पर सपोज कोलाइड किया, वेलोसिटी इसका v1 था, v1 डैश हो गया, और कितनी देर में होता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, हो सकता है 2 मिलीसेकंड 3 मिलीसेकंड के अंदर, यानी कहीं ना कहीं बहुत उस मोमेंट के लिए बहुत ह्यूज फोर्स लगा होगा। दो बॉल आया, टकराया, और विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड दोनों का वेलोसिटी चेंज हो जाता है, यानी कि वेलोसिटी चेंज हुआ, यानी कि मोमेंटम चेंज हुआ। मोमेंटम चेंज क्या होता है, मोमेंटम dp/dt, चेंज इन मोमेंटम ही तो फोर्स है, यानी फोर्स कहीं कहीं अप्लाई हुआ होगा। और मोमेंटम काफ़ी डिफरेंट टाइप से होता है, हो सकता है इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में आने लग जाए, बात मेरी समझ रहे हो आप। तो जो मोमेंटम चेंज होता है, यानी कहीं कहीं बहुत ह्यूज फोर्स लगता है, उस फोर्स को बोलते हैं इम्पल्सिव फोर्स, और वो होता है चेंज इन मोमेंटम। वो जो फोर्स लग रहा है इम्पल्सिव फोर्स टाइम के साथ, तो बेसिकली यही तो है ना, dp/dt, यही तो हमारा फोर्स होता है, इसी को हमने ऐसे लिख दिया। तो यहाँ पर हम लोग निकालते हैं जो एरिया होता है, तो जनरली एवरेज इम्पल्सिव फोर्स हम लोग निकाल पाते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर इंस्टेंटेनियस निकालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड के लिए,
तो हम लोग उस ड्यूरेशन निकाल लेते हैं कि हाँ जी टी टाइम 4-5 मिली सेकेंड के लिए क्या हुआ, फिर वो बता देते हैं हाँ जी एवरेज इतना इम्पल्सिव फोर्स लगा होगा। तो ये समझाने का मतलब ये था कि जो कॉलिजन जिस ड्यूरेशन हो रहा है जिस टाइम के लिए, उसमें बहुत ह्यूज फोर्स लगता है, उसको क्या बोलते हैं, इम्पल्सिव फोर्स। और ये जो प्रोडक्ट है इसको बोलते हैं इम्पल्स। ओके, अब यहाँ पर हम लोग दूसरा चीज़ देखने वाले हैं रॉकेट प्रोपल्सन के बारे में। इसमें जो किसी मोमेंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात बोलें तो यू है हमारा वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट, जो गैस निकल रहा है किसके विथ रिस्पेक्ट टू ये। मान लो कि शुरुआती दौर में किसी समय इसका मास था mi इनिशियल मास, और किसी टी टाइम के बाद इसका हो गया इतना। क्यों हो रहा है मास चेंज, क्योंकि गैस निकल रहा है। तो पूरा सिस्टम का जो रॉकेट है उससे गैस निकल रहा है, कोई जो भी है सॉलिड या जो भी लिक्विड फॉर्म में है वो निकल रहा है कंबसन के बाद, तो इसका मास रिड्यूस होते रहता है। तो मास के रिड्यूस होने से चेंज इन मास, जो हमने देखा था चेंज इन मास के कारण क्या होता है, इसमें थ्रस्ट मिलता है इसको मूव करने के लिए। तो उसके कारण जो न्यूटन थर्ड लॉ बोलता है, तो उससे हम लोग रिलेशन नहीं निकालते हैं कि किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी क्या होगा। तो यू इज द रिलेटिव वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट लॉग ln एम इनिशियल, यानी कि किसी भी मोमेंट पर इसका मास क्या है और उस ड्यूरेशन के बीच में देखना चाहते हो फाइनल मास क्या है, तब बता सकते हो कि वेलोसिटी क्या हो सकता है। ओके।